बलिया में पुलिस के शराब तस्करी में शामिल होने के बाद चौकी इंचार्ज सहित पूरी चौकी के पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एडीजी ने विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं और मामला रेवती थाना क्षेत्र के गोपाल नगर चौकी का है, जहां चौकी इंचार्ज और शराब तस्करों के बीच बिहार में शराब भिजवाने और पैसे की लेन देन का व्हाट्सएप चैट सामने आया। व्हाट्सएप चैट पर तस्कर का बताया जा रहा है, एक तस्कर का ये व्हाट्सएप चैट है। इसके अलावा नाव से शराब तस्करी का भी वीडियो सामने आया। वीडियो और व्हाट्सएप चैट वायरल होने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया और अफसरों ने इस व्हाट्सएप चैट का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। 2 साल पहले भी नहरी बॉर्डर पर एडीजी और डीआईजी ने छापा मारते हुए नाहरी थाने पर तत्कालीन इंस्पेक्टर रहे पन्ने लाल की अवैध वसूली को पकड़ा था। इस पर तत्काल क्षेत्राधिकारी बैरिया को रात में ही समस्त उसकी प्रारंभिक जांच करने के लिए दिया गया। सुबह उनकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें प्रथम दृष्टया जो चीज़ें प्रसारित हो रही थी उनमें सत्यता प्रतीत हो रही है। इसको दृष्टिगत रखते हुए चौकी प्रभारी तथा वहाँ के समस्त जो स्टाफ था पुलिस का, उसको निलंबित कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से, ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर सकें। और इस पूरे प्रकरण में जो थाना प्रभारी रेवती है, उनकी भी भूमिका की जांच कराने के लिए एडिशनल एसपी साउथ को निर्देशित किया गया है। व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क की जांच में जुटी एजेंसियों के हाथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लगी। जांच में ये सामने आया है कि दिवाली के आसपास डॉक्टर शाहीन कानपुर या फिर लखनऊ में डॉक्टर मॉड्यूल की बैठक करना चाह रही थी और उसने अपने भाई डॉक्टर परवेज को इस बैठक के लिए किसी होटल का इंतजाम करने को कहा था। सूत्रों की माने तो डॉक्टर परवेज ने कानपुर और लखनऊ में कई ठिकानों को इस गुप्त बैठक के लिए देखा भी था, लेकिन इस दौरान ही डॉक्टर आदिल की श्रीनगर में शादी की भी चर्चा थी। लिहाजा मॉड्यूल से जुड़े कुछ लोगों को उसमें शामिल होने के लिए श्रीनगर जाना था। कानपुर लखनऊ में इस मॉड्यूल की बैठक नहीं हो पाई और बैठक के लिए डॉक्टर परवेज ने किस किस से संपर्क किया था, कहां कहां गया, ये जानकारी जुटाने में एजेंसियां लगी हुई हैं। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच में लगी एजेंसीज को अहम जानकारी मिली है। ये बात सामने आई है कि डॉक्टर शाहीन अपने भाई डॉक्टर परवेज के जरिए कानपुर या लखनऊ में एक मीटिंग के लिए जगह तलाश रही थी। ये बात सामने आई है कि दिवाली के दौरान ही ये मॉड्यूल कानपुर या लखनऊ में अपनी एक मीटिंग करने जा रहा था, जिसके लिए डॉक्टर परवेज जगह भी तलाश रहा था। हालांकि इसी बीच डॉक्टर आदिल की शादी की बात भी सामने आ गई। लिहाजा इस मॉड्यूल से जुड़े हुए तमाम डॉक्टर इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते थे, इसलिए इस मीटिंग का प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन एजेंसीज ये तलाशने में जुटी हुई हैं कि आखिर परवेज मीटिंग के लिए किन ठिकानों को ढूंढ रहा था, क्या वो कहीं गया था, किसी से उसने बात भी की थी। ऐसे तमाम जानकारी एजेंसीज जुटा रही हैं। कैमरामैन भूपेंद्र यादव के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। कानपुर में डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आरिफ के मददगारों और करीबियों की तलाश में एनआईए और यूपीएटीएस की छापेमारी जारी है। दोनों एजेंसियों ने शहर में करीब 12 जगहों पर छापेमारी की है। इसमें 9 लोगों से पूछताछ हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर शाहीन के बाद बर्खास्त डॉक्टर हामिद से जुड़े एक डॉक्टर के हितकारी नगर वाले घर पर एजेंसियों से छापेमारी हुई है। यहाँ से एनआईए और यूपीएटीएस को 2 कार्स मिली हैं। इसमें एक कार हरियाणा नंबर की है। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस और एजेंसियां लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। जितने भी लोग उमर नबी के संपर्क में थे या फिर उमर नबी से मिले थे, सभी से लगातार पूछताछ चल रही है। देवबंद के पठानपुरा से भी एक युवक को दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए लेकर गई है। वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। दिल्ली में हुए बम धमाकों के बाद एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं। उमर नबी के मोबाइल में जो संपर्क थे, जिन जिन से उसके संपर्क रहे या कभी मिला, उनके बारे में एजेंसियां लगातार जानकारियां उठा रही हैं, उनसे पूछताछ कर रही हैं, उन संदिग्धों के पास लगातार पहुंच रही है। ऐसे ही एक युवक जो फरीदाबाद के अल-फलाह इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वह देवबंद का रहने वाला था। देवबंद में उसके पठानपुरा स्थित मकान पर पहुंची और उससे पूछताछ की। अब देखने वाली बात है कि क्या चीज़ें निकलती हैं।
और टेरर फंडिंग केस में एटीएस ने ग्रेटर नोएडा में फिर से छापेमारी की है। यूपी एटीएस की टीम फिर से इस्तांबुल इंटरनेशनल कंपनी पहुंची और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स खंगाले हैं। इस्तांबुल इंटरनेशनल पर पहले भी रेड पड़ चुकी है। उसके ऊपर प्रिंटिंग प्रेस से भड़काऊ सामग्री छापने का आरोप है और एटीएस ने करीब 2 घंटे तक डॉक्यूमेंट्स खंगाले हैं और कर्मचारियों से पूछताछ की है। यूपी एटीएस ने कंपनी की सीसीटीवी भी कब्जे में लिए। कंपनी पर टेरर फंडिंग और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप है और आरोप के मुताबिक कंपनी इस्तांबुल इंटरनेशनल में प्रिंटिंग प्रेस लगाकर भड़काऊ किताबें छापी जा रही थी। आरोप के मुताबिक 6 कंपनियां एक ही एड्रेस पर चल रही थीं। बता दें कि मुख्य आरोपी फरहान नबी सिद्दीकी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। केस से जुड़े मामले में यूपी एटीएस ने दोबारा रेड की है और इस दौरान ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर साइट 5 में जो कंपनी है वहां पर रेड की। करीब 2 घंटे तक डॉक्यूमेंट्स को खंगाला है। साथ ही आपको बता दें वहां पर जो कर्मचारी थे उनसे भी गहन पूछताछ की है। करीब 2 घंटे तक यूपी एटीएस की टीम वहां मौजूद रही और इस दौरान पूछताछ भी की है। सीसीटीवी भी जब्त किया है। दरअसल में इस्तांबुल इंटरनेशनल कंपनी के साथ साथ हकीकत प्रिंटिंग प्रेस और करीब 6 कंपनियां सेम पते पर संचालित थी और इसी पूरे प्रकरण में यूपी एटीएस को जानकारी मिली थी, जिसके बाद लगातार यूपी एटीएस के रडार पे थी और अब पूछताछ शुरू कर दी गई है। इस पूरे प्रकरण में 11 करोड़ रुपए के टेरर फंडिंग का भी मामला सामने आया है और साथ ही आपको बता दें सोर्सेज ये भी बताते हैं कि टर्किश एम्बेसी से जो मुख्य आरोपी था फरहान नबी सिद्दीकी वो लगातार संपर्क में था। साथ ही बांग्लादेश भी वो लगातार जा रहा था। साइबर ठगों ने दिल्ली बस धमाके की जांच के नाम पर झांसा देना शुरू कर दिया है। कानपुर में ऐसे ही 3 केसेस सामने आए हैं और टेरर कनेक्शन बताकर एक महिला से लाखों की रकम डिजिटल अरेस्टिंग के बाद खातों में ट्रांसफर करा ली गई, जबकि 2 लोग बच गए। पुलिस अब इस केस की जांच कर रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डिजिटल अरेस्ट की अजब धमकी। टेरर कनेक्शन बताकर लाखों की ठगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अनजान कॉल से सावधान। कानपुर में साइबर ठगों ने एक चौंकाने वाली वारदात को अंजाम दिया। एक महिला को कॉल कर कहा, हेलो, तुम्हारा नाम दिल्ली कार ब्लास्ट में सामने आया है। बचना चाहती हो तो बताए गए खाते में कैश ट्रांसफर कर दो, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। महिला को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद 6,66,000 रुपए खाते में ट्रांसफर करा लिए गए। पीड़ित महिला ने इस मामले की शिकायत साइबर सेल से की है। कैंट थाना क्षेत्र में रहने वाली सुनीता गौड़ ने साइबर सेल को दर्ज शिकायत में बताया कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद उनके पास लगातार 2 दिन फोन कॉल आई। पहले दिन 10 नवंबर को खुद को एटीएस अधिकारी बताते हुए डराया धमकाया। अगले दिन एनआईए अधिकारी बनकर फोन किया गया। ठगों की धमकी से सुनीता इतना डर गई कि उन्होंने परिजनों को बताए बिना ही कैश ट्रांसफर कर दिया। ब्लास्ट के बाद एक महिला को फोन आया, जिसके बाद उसे कहा गया कि उसका नाम ब्लास्ट में है, उसे पैसे ट्रांसफर करने होंगे। उसे डिजिटल अरेस्ट किया गया और उससे लाखों रुपए की रकम ऐंठ ली गई। डरी सी महिला ने उसे पैसा तो दे दिए, मगर उसे जब दोबारा बात की गई तो उसने इसकी सूचना पुलिस के अधिकारियों को दी और पुलिस की टीम इसमें लगी। इन सब के बीच चौंकाने वाला मामला सामने आया कि अकेली वो महिला नहीं थी, अन्य 2 लोगों को भी उसने डिजिटल अरेस्ट किया और उनसे पैसे की मांग की। हालांकि उन दोनों ने पैसा नहीं दिया और महिला उसके चंगुल में फंस गई। अब ऐसा ही मामला रिटायर्ड बैंक कर्मी के साथ हुआ और एक मिठाई की दुकान के मालिक के पास भी इसी तरह का फोन कॉल आया। साइबर फ्रॉड करने वाले ठगों ने फोन किया और आतंकियों से कनेक्शन के नाम पर डराया, कैश की डिमांड की, लेकिन ये लोग सावधान हो गए और पैसे नहीं दिए। फिर एटीएस पूना से इन्होंने मोबाइल को लिंक कर लिया बातचीत में और एटीएस पूना से उन्होंने कहा कि आप स्टेटमेंट अपना वो दीजिए हमको, ताकि हम उसको आपका वेरिफिकेशन कर सकें कि ये क्या सही है क्या गलत है। और अगर आप नहीं ऐसे बता रहे तो आपको वैसे तो आना चाहिए यहाँ एटीएस पूना ब्रांच आ करके डिपार्टमेंट में, और वहाँ आप अपना जो है ये सारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए। और फिर उन्होंने एक
नंबर दिया कि इसको जो है आप ऐड कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर पर और वीडियो कॉल करेंगे, उसका आपको जवाब देना है और घर के एक कमरे में बिल्कुल सेपरेट रिजर्व हो जाइए। कानपुर पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कानपुर की एक महिला मिसेस गौड़ के साथ डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड होता है, जिसमें उनको ये बताया जाता है कि आपका नंबर और आपका नाम आतंकवादी गतिविधियों में पाया जा रहा है। ये घटना दिल्ली ब्लास्ट के बहुत आसपास होती है, तो इससे हमें ये शक भी जा रहा है कि अब साइबर फ्रॉड नए सिरे से काम कर रहे हैं और दिल्ली ब्लास्ट का सहारा लेते हुए, फियर पैदा करते हुए लोगों को इसका झांसा दे रहे हैं। तो साइबर फ्रॉडस्टर इसका फायदा उठा रहे हैं और जांच प्रचलित है साइबर थाने में। डिजिटल अरेस्टिंग और धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ब्लास्ट के बाद टेरर कनेक्शन के नाम पर धमकी और रकम ठगने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस इस केस की जांच कर रही है, लेकिन लोगों से सावधान रहने की अपील भी की गई है। अमित गंजू, न्यूज़ 18, कानपुर। आगरा में पुलिस ने एक लड़के से हुई लूटपाट की घटना का एक बड़ा खुलासा कर दिया है और लूट में शामिल 4 बदमाशों को अरेस्ट भी कर लिया है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। बीते दिनों थाना एतमादपुर क्षेत्र में कार में एक लड़के के साथ लूटपाट हुई थी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली थी कि इस लूट में शामिल बदमाश वसीम और उसके 3 अन्य साथी फिर से एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने चेकिंग की। चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब इन बदमाशों को रोकने की कोशिश की, उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाब देते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की। इस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी वसीम के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश सहित पुलिस ने 4 को अरेस्ट कर लिया है। घायल को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से एक तमंचा, कारतूस, लूटी हुई नकदी, 4 मोबाइल और एक कार बरामद कर ली है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से भारत लाया गया गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल, और अनमोल बिश्नोई के खिलाफ 18 केसेस हैं। मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार मुहैया कराने का भी आरोप है इस पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब उसे लाया गया है भारत। और कानपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और इन क्षेत्रों में अपराधी दहशत फैलाते हैं। पुलिस अब इन्हीं क्षेत्रों में अपराधियों की परेड कराकर इन अपराधियों का दहशत खत्म कर रही है। इसी क्रम में अनवरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने सबलू गैंग के गुर्गे इरफान का 1 किलोमीटर परेड करवाया है। आरोप के मुताबिक सबलू ने जेल के अंदर से 5 लाख की रंगदारी मांगी थी। बेसिक पर्पज ये है कि जहाँ पे इसका एक औरा बना हुआ है, एक इसका एक दहशत है, उस इलाके में लोगों के बीच में ले जा करके उसको बताने का प्रयास किया जाए कि ये अपराधी हैं और इनकी जगह एक ही है, जेल में है। प्रदेश में और कानपुर में जो सरकार की मंशा है, शासन की मंशा है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो, और उसी कड़ी का ये परिणाम है। और ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी अपराधी इस तरीके की अगर सोच रखते हैं तो उन पे बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी, जैसा वो सोच नहीं सकते। जिस अपराधी की कभी क्षेत्र में दहशत थी और जिसके निकलने के साथ साथ क्षेत्र में सन्नाटा पसरता था, आज पुलिस ने उसका जुलूस निकाला और क्षेत्र में लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि अपराध और अपराधियों के लिए कोई प्रदेश में जगह नहीं है, जिसके बाद उसे पुलिस की सुरक्षा में अब न्यायालय में पेश किया जाएगा और न्यायालय से उसे जेल भेजा जाएगा। इन सबके बीच इस आरोपी और अपराधी का जुलूस निकाले जाने के बाद से जिन लोगों से उसने रंगदारी की मांग की, उन्होंने सरकार का और उत्तर प्रदेश पुलिस का धन्यवाद दिया। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और मेरठ में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। दुल्हन अन्नू रानी और दूल्हे साहिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी की शादी में अन्नू रानी और साहिल ने फायरिंग कर दी थी। इसका वीडियो आया था। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। संभल से खबर है। हरिहर मंदिर पदयात्रा कैंसिल हो गई है। डीएम से बातचीत के बाद पदयात्रा कैंसिल। कैला देवी धाम की सांकेतिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। पदयात्रा के आयोजक मंदिर में परिक्रमा कर रहे हैं। संभल से बड़ी खबर, हरिहर मंदिर पदयात्रा कैंसिल हो गया है। डीएम से बातचीत के बाद पदयात्रा को कैंसिल किया गया है। कैला देवी धाम की सांकेतिक परिक्रमा शुरू हो गई है और पदयात्रा के आयोजक
मंदिर में ही परिक्रमा कर रहे हैं। सुनील हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी? सुनील से संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर, हरिहर मंदिर पदयात्रा कैंसिल हो गई है। डीएम से बातचीत के बाद पदयात्रा को कैंसिल किया गया। सुनील एक बार फिर से जुड़ गए हमारे सहयोगी। सुनील, बताया जा रहा है कि हरिहर मंदिर पदयात्रा को कैंसिल कर दिया गया है, क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वक्त संभल के कैला देवी धाम पर है, जहां से ये आज 19 नवंबर को यात्रा यहाँ प्रस्तावित थी, जिसके माध्यम से संभल में हरिहर मंदिर की परकोटे की ये परिक्रमा होनी थी। जिसको लेकर कई घंटे की मशक्कत रही है। प्रशासन ने असल में इस यात्रा को अनुमति नहीं थी। वहीं पर हजारों लोगों की भीड़ कैला देवी धाम पर से सैकड़ों संत जुड़े हैं, जिसके बाद में यहाँ पर यात्रा को कैंसिल कर दिया गया है। इस संबंध में यात्रा आयोजक हरि मंदिर के वादी और कैला देवी धाम के बाद ऋषि राजगिरी ने डीएम से बात की, मंच से डीएम साहब से फोन पर बात की। उसके बाद में इस यात्रा को कैंसिल कर दिया है, मगर सांकेत रूप से तमाम सभी साधु संतों ने यहाँ पर कैला देवी धाम की पद यात्रा शुरू की है, जो इस समय चल रही है। करीब 1.25 किलोमीटर की यात्रा है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस मौजूद है। अलबत्ता पूरे मामले को लेकर यहाँ प्रशासन को राहत की सांस मिली है। वहीं हरि मंदिर की परिक्रमा की जगह कैला देवी धाम की सांकेतिक परिक्रमा कर संत ऋषि राजगिरी ने अपना संकल्प को पूरा कर दिया है। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ परिक्रमा चल रही है? किसी तरीके की विवाद की स्थिति तो नहीं है? ये बात अगर कैला देवी धाम की जाए तो यहाँ पर बहुसंख्यक समुदाय के सभी लोग हैं। अधिकांश लोग यहाँ पर बहुसंख्यक हैं। यहाँ पर इस तरह की कोई समस्या नहीं थी। प्रशासन को जो समस्या थी संबल को लेकर थी, जिसकी वजह से अनुमति नहीं दी गई। यहाँ पर तमाम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, बहुत सारे आम आदमी की धाम से श्रद्धा जुड़ी हुई है और मौके पर पुलिस भी मौजूद है। शांतिपूर्ण तरीके से पूरी यात्रा, ये परिक्रमा यात्रा चल रही है। जी, ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, संभल से हरिहर मंदिर पदयात्रा कैंसिल हो गया है डीएम से बातचीत के बाद। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में एक लड़की ने इंस्टाग्राम के जरिए फौजी से दोस्ती की और फिर से दोस्ती जो थी इश्क में तब्दील हो गई। दोनों मिलने जुलने लग गए, लेकिन इस बीच लड़के की शादी फिक्स हो गई और तारीख नजदीक आई तो गर्लफ्रेंड ने शादी का दबाव बनाया। बस फिर क्या था, छोटी सी लव स्टोरी ने खूनी रूप ले लिया। बॉयफ्रेंड ने लड़की का मर्डर कर दिया और शव को दफन कर दिया। देखें। फ्रेंडशिप, इश्क और कत्ल की वारदात, एक क्लू और खुल गया मर्डर का राज। बॉयफ्रेंड गिरफ्तार, हत्याकांड का खुलासा। मिट्टी में दबा शव अनहोनी की कहानी को साफ बयां कर रहा है। अपने घर से एक लड़की सज धज कर बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंची थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिंदगी का ये आखिरी दिन होगा। प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र में मिले शव के पीछे यही कहानी सामने आई है। पुलिस ने जब इस मामले में छानबीन शुरू की तो कैंट थाने में 11वीं की छात्रा साक्षी यादव की गुमशुदगी का रिकॉर्ड मिला। 15 नवंबर को उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। साक्षी यादव कैंट थाना क्षेत्र में अपने फूफा के घर रहकर पढ़ाई करती थी। वो 10 नवंबर को घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो एक शख्स के साथ ये लड़की बाइक पर जाती दिखी। बस फिर क्या था, पुलिस को यहीं से क्लू मिला और हत्यारोपी दीपक पकड़ा गया। जो लड़की थी उसका एक बैग था जो कि घटनास्थल के पास मिला था, जहाँ पे एक किताब के अंदर एक संदिग्ध का नाम और नंबर था। इस पे जब डेवलप किया गया तो इस पूरी घटना का अनावरण हुआ, जिसके संबंध में 17 तारीख को दीपक पुत्र रणधीर निवासी कुसुंगर को गिरफ्तार किया गया है और इसके द्वारा यह घटना कारित की गई थी। मौके से लड़की के बैग से एक कॉपी मिली जिसमें आरोपी का मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था।
बैग से सिंदूर की डिब्बी भी मिली थी। पुलिस ने इस मोबाइल नंबर पर भी छानबीन की और हत्यारोपी तक पहुंच गई। सेना में नायक पद पर तैनात हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ। साक्षी की मुलाकात इंस्टा के जरिए दीपक से हुई थी और उससे शादी करना चाहती थी। 6 महीने पहले ही दीपक की शादी कहीं और तय हो चुकी थी। 30 नवंबर को 7 फेरे लेने की तारीख तय थी, लेकिन साक्षी शादी तोड़ने का दबाव बना रही थी क्योंकि वो खुद दीपक के साथ फेरे लेना चाहती थी। पुलिस के मुताबिक हर्षवर्धन उर्फ दीपक इसी बात से नाराज था और वो साक्षी से शादी नहीं करना चाहता था। 15 नवंबर को उसने साक्षी को मिलने के लिए बुलाया और बाद में हत्या कर शव को दफना दिया। बातचीत इंस्टाग्राम के माध्यम से होती थी और पूर्व से परिचय था और इनके बीच में प्रेम संबंध था। और ये जो लड़की जिससे इसके इंस्टाग्राम के थ्रू बात होती थी, ये उसको शादी के लिए लगातार प्रेशराइज कर रही थी। जबकि 30 नवंबर को दीपक की शादी गांव में कहीं और तय हो गई थी। तो इसी के चलते हुए उसने 10 तारीख को लड़की को बुलाया और मोटरसाइकिल पे उसको बिठाकर लेकर गया और जो लखरावा के बाग में ले जाकर गला पे वार करके उसकी हत्या की और वहां पे बॉडी दबा दी, जो कि 15 तारीख को बाद में पुलिस को मिली, जिससे पूरी घटना का अनावरण हुआ। दोस्ती और इश्क की इस कहानी का दर्दनाक अंत हो गया। आरोपी बॉयफ्रेंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन प्रयागराज में ये फिल्मी लव स्टोरी और उसका खतरनाक द एंड खूब सुर्खियां बटोर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट।